नमस्कार दोस्तों। मैं आप लोगों को अपने YouTube चैनल गुरुजी हिस्ट्री वाला पे आप सब लोग का स्वागत करता हूँ। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट जो प्रश्न है उसके साथ आए हैं, क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे होते हैं उनको बहुत कंफ्यूजन होता है कि यूजीसी नेट क्या है, जेआरएफ क्या है, इसके बारे में टोटल अच्छा से इंफॉर्मेशन नहीं होता है। और अभी हाल फिलहाल में एक वो बहुत ये पॉपुलर चल रहा है इधर 5-10 दिन से कि जो यूजीसी है वो नेट का जो एग्ज़ाम है उसके पैटर्न में बदलाव करने वाला है। उसका जो अटेम्प्ट है उसमें चेंजिंग कर सकता है। जो एज लिमिटेशन है हो सकता है उसमें भी कुछ बदलाव करे। तो इसलिए ये जो विषय है वो अभी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, इसलिए हम चाहे कि आप लोग के साथ हम भी इस पर जो कुछ हमारा जानकारी है वो हम आपको शेयर कर दें। क्योंकि ये एक लंबे समय से हमारा अनुभव रहा है यूजीसी नेट की तैयारी का, तो शायद हमारा ये इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए उपयोगी हो। तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, तो इस वीडियो में हम यूजीसी नेट के बारे में A to Z इंफॉर्मेशन प्राप्त करेंगे। यूजीसी नेट क्या होता है, जेआरएफ क्या होता है और पीएचडी ओनली क्या होता है। जून 2024 से पहले जो यूजीसी रिजल्ट देता था उसमें सिर्फ जेआरएफ और नेट का कॉलम आता था, लेकिन इस बार कॉलम जेड नेट जेआरएफ के साथ पीएचडी ओनली वाले का भी आया है। तो वो क्या है उसको भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि यूजीसी नेट और जेआरएफ क्या है। यूजीसी जैसा कि आप जानते हैं जिसको हिंदी में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कहा जाता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट या जिसको राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा कहा जाता है। और जेआरएफ जूनियर रिसर्च फॉलोशिप, मतलब आपको सरकार कोई रिसर्च करने के लिए, जो भी आपका सब्जेक्ट है उस पर रिसर्च करने के लिए सरकार जो है वो आपको जेआरएफ देता है, मतलब आपको रिसर्च करने के लिए सरकार पैसा देता है। अब ये जो जेआरएफ है और ये जो नेट है, बहुत सारे बच्चे जो है कंफ्यूज रहते हैं कि जेआरएफ क्या होता है, नेट क्या होता है, क्या उसके लिए अलग अलग एग्जाम होता है। तो नहीं, जेआरएफ और नेट के लिए अलग अलग एग्जाम नहीं होता है, वो सेम ही एग्जाम होता है जिसमें जो बच्चे हैं उनके परसेंटेज के अकॉर्डिंग जो हाई कट ऑफ वाले बच्चे होते हैं उनको जेआरएफ में सेलेक्ट किया जाता है, और उनसे जो कम कट ऑफ वाले बच्चे होते हैं उनका नेट के लिए उनको एलिजिबल किया जाता है। और इस बार जो है इससे भी नेट से भी जो कम नंबर वाले बच्चे हैं उनको पीएचडी ओनली के लिए सेलेक्ट किया गया है। अब ये तीनों का मतलब क्या है, तो नेट का मतलब है कि अब अगर आप नेट एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप किसी भी विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए जो भी वैकेंसी आता है उसके लिए आप एलिजिबल हैं। इसके साथ साथ किसी भी यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने के लिए भी आप एलिजिबल हैं। तो आप समझ सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर मतलब आज समाज में एक बहुत बड़ा एक इज्जत, प्रतिष्ठा और पैसा सब कुछ मिलेगा आपको। अब ये जेआरएफ क्या होता है, तो जेआरएफ होता है जूनियर रिसर्च फॉलोशिप, मतलब वैसे बच्चे जो नेट एग्जाम में ही हाई कट ऑफ वाले होते हैं उनको जूनियर रिसर्च फॉलोशिप मिलता है, जिसमें सरकार जो है इनको करीब 31,000 रुपये 31,000 रुपया 2 साल पर मंथ उस बच्चे को पढ़ने के लिए सरकार की तरफ से दिया जाता है, यूजीसी की तरफ से दिया जाता है। और फिर यही जो
जेआरएफ है वो कन्वर्ट 2 साल के बाद ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाता है और वो एसआरएफ बन जाता है। एसआरएफ जिसको हम लोग कहेंगे सीनियर रिसर्च फेलोशिप, और ये जो है वो करीब आपको तब सरकार जो है मतलब जो यूजीसी है वो आपको 35,000 रुपया पर मंथ पैसा देने लगती है। मतलब आप समझ सकते हैं कि जब आपको इतना पैसा मिलेगा तो आराम से आप कहीं से पीएचडी कर लेंगे, रिसर्च करेंगे, और उसके बाद जहाँ कहीं भी अगर कोई कॉलेज में वैकेंसी आता है तो आपका तैयारी अच्छा होगा तो सबसे पहले आपको प्राथमिकता दिया जाएगा। चूंकि आप जेआरएफ हैं इसलिए आपको और ज्यादा प्राथमिकता दिया जाएगा। तो ये हो गया नेट और जेआरएफ। लेकिन इस बार जो रिजल्ट दिया है वो पीएचडी ओनली भी उसमें शामिल किया है। तो अब ये पीएचडी ओनली क्या है इसको हम लोग यहां से समझेंगे, ठीक है। ये पीएचडी ओनली क्या है लास्ट में हम इस पर बात करेंगे, ठीक है। अभी नेट और जेआरएफ को हम फोकस कर रहे हैं। तो इस बार जून 2024 में जो टोटल बच्चे अपीयर हुए थे हिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर वो 94,874 बच्चे एग्जाम दिए थे, जिसमें से 59,427 बच्चे एग्जाम में अपीयर हुए, और बाकी ये सारे के सारे जो लोग थे वो खाली फॉर्म भरे, एग्जाम दिए नहीं। मतलब अभी जो ये इसके पहले जो हमने कहा कि ये इंफॉर्मेशन आ रहा है कि सरकार ने राधा कृष्णन आयोग के सिफारिश पे, मतलब राधा कृष्णन आयोग को ये काम सौंपा गया था। आयोग को कोई भी काम देता है सरकार कि भाई अब देखिए कि जो एग्जाम है उसको किस तरीके से कंडक्ट करवाया जाए, इसकी क्वालिटी को कैसे बढ़ाया जाए, इसको और कैसे इम्प्रूव किया जाए। तो इस आधार पे जो राधा कृष्णन आयोग था उसने बच्चों से कुछ सुझाव मांगा था, लोगों से कुछ सुझाव मांगा था, और उस सुझाव के आधार पर उसने अपनी रिपोर्ट को सबमिट कर दिया है। अब सरकार को निर्णय लेना है कि वो उस पर क्या निर्णय लेती है, या वो रिपोर्ट जो है वो किस तरीके का रिपोर्ट है। अभी हम कंफर्म नहीं है कि जो राधा कृष्णन आयोग जो रिपोर्ट दिया है वो क्या रिपोर्ट दिया है। एज बढ़ाने के लिए बोला है, या एज घटाने के लिए बोला है, या अटेम्प्ट को बढ़वाने के लिए बोला है, या निगेटिव मार्किंग करने के लिए बोला है, या अटेम्प्ट को निश्चित करने के लिए बोला है। ये अभी कंफर्म नहीं है। हम लोग ये जो लोग हैं वो ऐसे ही अनथाइए जिसको जो मन बुझा रहा है वो अपना अपने अकॉर्डिंग बना रहा है। लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं हो पाया है कि आयोग ने क्या सिफारिश किया है सरकार से, और सरकार उसको कब इंप्लीमेंट करेगा। हाँ, हो सकता है अगर सरकार आयोग बना रहा है किसी काम के लिए तो इसका मतलब है कि सरकार उस पर काम करना चाहता है। तो हो सकता है कि आगे सरकार का ये जो मतलब राधा कृष्ण आयोग का ये रिपोर्ट आया है, हो सकता है सरकार उस पर सिफारिश करे, उस सिफारिश पर अमल करे। अब यहां चूंकि देखा जा रहा है कि जो बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा जो बच्चे हैं वो इस एग्जाम को सीरियस वे में नहीं ले रहे हैं। अरे यार नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जितना मन उतना बार वो एग्जाम दे सकते हैं। तो इससे जो बच्चे हैं उसमें सीरियसनेस नहीं आ रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि एग्जाम का जो क्वालिटी है वो तो किसी हद तक प्रभावित नहीं हो रहा है। या पिछले बार आप देखिए कि भाई पेपर लीक का मामला आ गया, ये वो, तो वो भी असर पड़ता है। लेकिन सबसे ज्यादा क्या हो रहा है कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, मान लीजिए कि अगर किसी एग्जाम में अगर कोई अटेम्प्ट निश्चित होता है, एज लिमिटेड होता है, तो क्या होता है कि बच्चे एक टारगेट बनाते हैं कि भाई हमको इस अटेम्प्ट में इसको क्लियर कर लेना है, इतना समय में हमको इसको क्लियर कर लेना है, और वो उस टारगेट को उस टाइम पीरियड में अचीव करने का प्रयास करते हैं। और अगर मान लीजिए किसी एग्जाम में लगे हुए हैं 10 साल 20 साल, तो फिर भाई जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, मतलब वो बच्चा जिसका जो कहीं और एज ए रिसोर्स काम कर सकता था, जिससे देश को फायदा हो सकता था, वो रिसोर्स तो बर्बाद हो रहा है। इसलिए सरकार ने ऐसा प्रयास किया है कि इसमें कुछ सुधार किया जाएगा। क्या सुधार किया जाएगा वो कंफर्म नहीं है, ठीक है।
हाँ, ऐसा नहीं है कि एज लिमिटेशन और अटेम्प्ट लिमिटेशन नहीं है, अटेम्प्ट लिमिटेशन नहीं है, लेकिन जेआरएफ के लिए एज का अभी भी लिमिटेशन है, जेआरएफ के लिए एज का लिमिटेशन है। कुछ दिन पहले तक 29 साल होता था एज, फिर इसको बढ़ा के 31 साल कर दिया गया अभी। अब आगे पता नहीं क्या करेंगे, या घटाएंगे या बढ़ाएंगे, लेकिन अब 29 और 31 साल में जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स थे वो अनलिमिटेड थे, अनलिमिटेड जिसको हम कह सकते हैं, जैसे जियो बोलता है ना अनलिमिटेड डाटा यूज करिए 5G, उसी तरीके से अनलिमिटेड थे। अभी एग्जाम क्या होते थे, तो एग्जाम जो था वो साल में 2 बार होता था, 2 times इन अ ईयर, एक साल में ये 2 बार एग्जाम होता था। तो जो बच्चे थे वो आराम से एग्जाम देते हैं, चलो 2 बार एग्जाम है, अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स है, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार इसमें कुछ और सुधार करना चाहती है। तो ये बात तो आप लोग समझ ही गए। अब जो है हम आते हैं अपने सब्जेक्ट की ओर, चूंकि हिस्ट्री है हमारा सब्जेक्ट और हम हिस्ट्री के टीचर हैं, तो भाई जो भी वैसे बच्चे हैं जो कि इतिहास विषय से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये जो है वो देखना बहुत जरूरी है। और खास करके जो वैसे बच्चे हैं जो कि आगे नेट जेआरएफ या जो उच्च शिक्षा है उसमें अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, एज असिस्टेंट प्रोफेसर किसी कॉलेज में यूनिवर्सिटी में वर्क करना चाहते हैं, उनको हमारे लिए हमारी तरफ से उनके लिए बस एक जो मेन एक तरीके से कह सकते हैं रामबाण औषधि है, वो ये है कि भाई जब तक आप ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में जो आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट पर अगर आपका पकड़ हो गया, मतलब अगर आपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन को अच्छे से पढ़ा, तो फिर आप 6 महीना या साल भर आपके लिए बहुत काफी है, आप इस एग्जाम को निकाल लेंगे, आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका पढ़ाई अच्छा होना चाहिए, तो क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो एक पेपर होता है जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड्स, कुछ जीके टाइप का भी, तो वो पेपर जो कि एक ऑप्शनल टाइप का पेपर होता है, मतलब वैकल्पिक टाइप का वो क्वेश्चन होता है। लेकिन जो दूसरा पेपर होता है वो भी वैकल्पिक ही होता है, लेकिन वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं, और जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो उसका जो स्टैंडर्ड होता है वो बहुत हाई होता है। मतलब जब तक आपको किसी भी विषय का किसी भी टॉपिक का अगर आप गहन अध्ययन नहीं किए हैं, आपको उसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आंख मूंद दिए मार दिए कि हाँ चलो ए होगा बी होगा सी होगा, तो वैसा काम नहीं चलेगा। उसमें आपको जो है वो अच्छे से पढ़ाई करना होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई ये जो नेट जेआरएफ और पीएचडी क्या है, इसको भी हम समझ लेते हैं। तो इस बार का जो एग्जाम था जून 2024, जिसमें टोटल जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट थे हिस्ट्री सब्जेक्ट में वो 94,874 थे, जिसमें से अपीयर हुए 59,427 और 34,447 बच्चे एग्जाम देने ही नहीं गए, छोड़ दिए एग्जाम। अरे भैया, जब एग्जाम देना नहीं है तो फिर फॉर्म फिलअप क्यों करते हो? लेकिन ये तो खैर इनका मैटर है, इनको कोई कुछ समझा नहीं सकता है, पैसे वाले लोग हैं, पैसा है, चलो मन किया भर दिए, ऐड नहीं मन किया ना जाएंगे, मतलब ये सीरियस कैंडिडेट नहीं होता है, ठीक है। अब आप देखिए कि जो रिजल्ट आया है जेआरएफ नेट और पीएचडी का, इनमें अनरिजर्व्ड जो जेआरएफ के लिए जो नंबर 300 में टोटल मार्क्स कितना है, टोटल मार्क्स है
300 300 में 300 नंबर का ये एग्ज़ाम है, जिसमें 100 नंबर फर्स्ट पेपर का और 200 नंबर सेकंड आपका जो ऑप्शनल पेपर है उसका। अब जो जेआरएफ है, जेआरएफ में 135 बच्चा, अनरिजर्व्ड का 135 बच्चा, ओबीसी का 108 बच्चा, ईडब्ल्यूएस का 36 बच्चा, और जो अदर्स और बच्चे हैं, जैसे मान लीजिए हम सबका वो डाटा पूरा नहीं लाए हैं, वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता, तो उन सारे और जैसे SC ST PH या और भी बहुत सारे जो कैटेगरीज हैं, तो उन सब को मिला के 117, मतलब टोटल 396। और अगर हम इसका परसेंटेज निकालते हैं, किससे, इससे नहीं, जो टोटल रजिस्टर्ड स्टूडेंट है उससे नहीं, वो स्टूडेंट जो कि अपीयर्ड हुए हैं उससे, मतलब एग्जाम में जो बच्चे बैठे हैं उससे, तो ये परसेंटेज आता है 0.616। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि 100 में आधा बच्चा जो है वो, या 200 में एक बच्चा, वो जेआरएफ के लिए सेलेक्ट हुए हैं इस बार। तो आप समझ सकते हैं कि कितना टफ एग्जाम होगा, कितना टफ कंपटीशन होगा, और इसके लिए आपको किस तरीके का तैयारी करना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर नेट में देखें तो अनरिजर्व्ड के 1595 बच्चे, ओबीसी के 1254 बच्चे, ईडब्ल्यूएस के 475 बच्चे, और जो दूसरे अदर्स हैं उनको मिला के 1317 बच्चे, और जब इन सारे को हम टोटल करते हैं तो ये आते हैं 4641, जो कि टोटल जो परसेंटेज है इनका होता है 7.809%। मतलब 100 में से 7 बच्चे जो हैं वो इस बार नेट के लिए क्वालिफाई हुए हैं। कहाँ, कौन से सब्जेक्ट में, तो हिस्ट्री सब्जेक्ट में। अब उसके बाद फिर पीएचडी, क्योंकि पीएचडी का भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए गए हैं, उनका भी कट ऑफ दिया गया है, लेकिन उसके बारे में अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब हमारा टारगेट जो है वो ये अचीव करना है, हमारा टारगेट ये अचीव करना है। और जब हम इस सीढ़ी पे चढ़ने का प्रयास करेंगे तभी हम यहां या यहां पहुंच सकते हैं। आपको जानकारी के लिए बस इतना बता दें कि एडमिशन टू पीएचडी वाले जो बच्चे हैं उनका कट ऑफ जेआरएफ नेट से कम जाता है, और ये बच्चे किसी भी विश्वविद्यालय से पीएचडी करने के लिए या यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने के लिए एलिजिबल होते हैं। मतलब वहां पे पीएचडी अगर ये करना चाहते हैं तो उसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और अपना पीएचडी पूरा कर सकते हैं। ये ना तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और न ही जूनियर रिसर्च फॉलोशिप के लिए ये बच्चे एलिजिबल माने जाते हैं। ये बच्चे सिर्फ पीएचडी एडमिशन के लिए ही एलिजिबल माने जाते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि ये जो पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन है यूजीसी नेट जेआरएफ के बारे में, उसको हम लोगों ने समझने का प्रयास किया, और ऐसा हमको लगता है कि अब आप इसके बारे में सारा कुछ जान गए होंगे। अगर आपका कोई कन्फ्यूज़न है या इसके बारे में कुछ और भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद फिर एक आप लोग के सामने एक नया वीडियो लाएंगे, जिस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो वैकेंसी होता है वो किस तरीके से होता है, उसमें API स्कोर क्या होता है, अलग अलग जो राज्य अपना स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट करवाता है वो क्या होता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।